हेलो दोस्तों। मान लीजिए आप रात में सोते हैं और सुबह उठ के आप एक खबर सुनते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि आपके आसपास का जितना भी पानी का रिसोर्स है वो सारा का सारा प्राइवेटाइज हो गया है। अब अगर आपको पानी पीना है तो आपको खरीदना पड़ेगा। आप अपने घर के नल से पानी नहीं निकाल सकते, नदी से पानी नहीं ले सकते, नाले से पानी नहीं ले सकते, यहाँ तक कि आसमान से गिरने वाली वर्षा का पानी भी आप स्टोर नहीं कर सकते। इन पानी को पीने के लिए आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे और वो भी एक भारी भरकम रकम जो आपके महीने की सैलरी से भी ज्यादा हो। आपको लग रहा होगा मैं बेतुकी बातें कर रहा हूं, लेकिन ये बातें बिल्कुल भी बेतुकी नहीं है। ये इतिहास की एक कहानी है, एक देश की, जहां पर पानी को निजीकरण करने की कोशिश की गई थी और फिर परिणाम क्या हुए हम जानेंगे इस स्टोरी में। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। बहुत ही कम जगह पर आपने इस देश के बारे में, इस कहानी के बारे में सुना होगा। देश का नाम है बोलीविया और इसमें एक प्राइवेटाइजेशन को लेकर बात करी गई है कि प्राइवेटाइज जब चीजों को किया जाता है, खासकर वो संसाधन जिनके सहारे इंसान जीता है, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान तो छोड़ दो, पानी जिसके बगैर हम जी ही नहीं सकते। बिना रोटी के जी सकते हैं, कुछ और खा के जी सकते हैं, लेकिन बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। लेकिन अगर इस पानी को भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए, कंपनियों को दे दिया जाए, तो क्या कंपनियां हमारे हितों के बारे में बात करेंगी या पहले अपने मुनाफे के बारे में देखेंगी, अपने मुनाफे की बात करेंगे। देखते हैं इस स्टोरी में क्या चीज है। तो कहानी कुछ इस प्रकार की है। ये कहानी शुरुआत होती है 1999 की। 1999 में वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में बोलीविया के ऊपर ये प्रेशर डाला जाता है कि आप अपने संसाधनों को, खासकर पानी को प्राइवेटाइज कर दीजिए। पहले हम देखते हैं कि बोलीविया कहाँ है। तो बोलीविया एक लैटिन अमेरिका का देश है। लैटिन बोले तो साउथ अमेरिका, साउथ साउथ बोलेंगे या लैटिन बोलेंगे एक ही बात है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर यह देश है, आपको दिख रहा होगा। एक मिनट, राइट। तो यहां पे ये एक देश है। ये वाला आपको जो देश दिख रहा है, इस देश को हम कहते हैं बोलीविया। ये पूरा का पूरा देश आपको बोलीविया दिखाई देगा। इसको अगर यहाँ पे देखो बड़े बड़े में, तो ये पूरा देश आपको बोलीविया दिखाई देगा। ये बड़ा वाला देश जो है वो गुलाबी बोलीविया दिखाई देगा। और इसकी जो सबसे बड़ा सिटी है, जो सबसे बड़ा शहर है, उसका नाम है कोकाबाम्बा। कोकाबाम्बा, कहानी इसी कोकाबाम्बा की है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसी बोलीविया के साथ में जुड़ी हुई एक बड़ी सी नदी है, एक झील है, जिसका नाम है टिटिकाका। आपने सुना होगा इतिहास में या फिर आपने ज्योग्राफी में सुना होगा इस झील के बारे में। काफी बड़ी झील है। और पूरी पूरे के पूरे लैटिन अमेरिका में केवल दो ही देश है जो लैंडलॉर्ड कंट्री है। लैंडलॉर्ड का मतलब जो कहीं भी पानी से नहीं जुड़े हैं, समुद्र से नहीं जुड़े हैं, सीधे सीधे लैंडलॉर्ड है, जमीन पर। बाकी सभी देश उसके पास पास। तो एक तो है बोलीविया और दूसरा है परुग्वे। इस बार एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि लैटिन अमेरिका कौन सा देश लैंडलॉर्ड है, तो आंसर था उसका परुग्वे। ठीक है। तो बोलीविया और परुग्वे दो देश हैं जो कि लैंडलॉर्ड कंट्री में आते हैं। बाकी सारे देश कहीं ना कहीं किसी तरीके से समुद्र से जुड़े हुए हैं। अब ये जो बोलीविया है, इसका सबसे जो बड़ा शहर है उसका नाम है कोकाबाम्बा। और इसी कोकाबाम्बा जो सबसे बड़ी सिटी है, यहीं से कहानी शुरुआत होती है। अगर हम इस सिटी की बात करें, अगर हम इस देश की बात करें बोलीविया के, तो 1882 के अराउंड में ये देश आजाद होता है। बहुत लंबी सैनिक डिक्टेटरशिप के बाद। सैनिक डिक्टेटरशिप मतलब क्या हुआ कि सैन्य यहाँ पर तानाशाह रहते हैं। सैन्य तानाशाही बहुत सालों तक चलती रहती है और फाइनली में जाकर बाद में जाके ये आजाद होता है। लेकिन समस्या ये होती है कि जैसे ये देश आजाद होता है, वैसे ही यहाँ पर इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस और ऐसी बहुत सारी चीजों से ये जूझता हुआ देश किसी भी तरीके से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं पा पाता है। मतलब इकोनॉमिक स्टेबल हो ही नहीं पाता है। फिर साल होता है 1999 का। 1999 में बोलीविया की जो सरकार होती है वो वर्ल्ड बैंक के पास में जाती है कि आप हमें एक अच्छा खासा लोन दीजिए ताकि हम अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल बना सकें। जब ये बात वर्ल्ड बैंक से कही जाती है तो वर्ल्ड बैंक उनके सामने कुछ शर्तें रख देता है। वो शर्तें जो उनके सहयोगी, उनके मित्रों को अच्छी लगे और उनको कहीं ना कहीं फायदा हो। वर्ल्ड बैंक कहता है कि आपका जो म्युनिसिपल सिस्टम है, जो नगर निगम का पानी का वितरण का जो सिस्टम है, वो करप्ट है, वो लूटने वाला है। आपके पास अनेकों संसाधन है, जिसमें सबसे बड़ा संसाधन पानी है। पानी की बड़ी डिमांड है। अगर आप इसका निजीकरण कर दें तो आप इकोनॉमिकली स्टेबल भी हो जाएंगे और इसके साथ साथ में हम आपको एक अच्छा खासा लोन भी दे देंगे। एक आपने कहावत तो सुनी होगी, मरता क्या ना करता। तो मरता क्या ना करता करता वाली जब कहानी बोलीविया सरकार के सामने रहती है, तो बोलीविया की जो सरकार होती है, जो खुद भी एक तरीके से करप्ट सरकार होती है, वो कहीं ना कहीं अपने कुछ मित्रों वाली कंपनियों के साथ में और एक इंटरनेशनल एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में एक समझौता करती है
और जो जितना भी वाटर सिस्टम होता है यहाँ का, उसे कर देती है प्राइवेटाइज। क्या करती है? प्राइवेटाइज। तो सरकार ने क्या किया? पानी का निजीकरण कर दिया। और जब पानी का निजीकरण होता है तो इस निजीकरण में केवल और केवल टैंकों वाला पानी नहीं है। ये आप सोच रहे होंगे कि पानी की बोतल मिलती है 20 रुपए की, वैसा वैसा पानी नहीं है। निजीकरण का मतलब है कि जितने भी पानी के संसाधन है कोकाबाम्बा शहर में, वो सारे के सारे संसाधन इस कंपनी के पास में चले जाएंगे, जिस कंपनी का नाम था एगोस डेल टुनारी। क्या नाम था इस कंपनी का? आगास डेल टुनारी। और इस निजीकरण के साथ साथ ही एक अध्यादेश लाया जाता है। इस निजीकरण के साथ साथ ही एक अध्यादेश लाया जाता है, एक कानून लाया जाता है, जिस कानून का नाम होता है कानून 2029। इस कानून का नाम क्या है? 2029, मतलब 2029 तक का इसे निजीकरण माना जा सकता है। इतने लंबे समय तक निजीकरण माना जाता है। तो एग्वस डेल टोनारी कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, और ये कुछ अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ में एक बड़ा निजीकरण में शामिल होती है, और पूरा का पूरा जो वाटर सिस्टम है इनको वो सौंप दिया जाता है। अब एक बात समझना कि जिस जिस राज्य की, जिस शहर की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है कोकाबाम्बा, और इसमें 80% जो वाटर सिस्टम है इनका सेल्फ है। मतलब लोगों ने कुएं खोल रखे हैं, लोगों ने पंप लगा रखे हैं, या फिर लोग नदी के किनारे, झील के किनारे रह रहे हैं, वहां से पानी ले रहे हैं। तो 80% की जो आबादी है उसके पास खुद का पानी है। बाकी की जो 20% आबादी है वो नगर निगम, जिसकी हम बात करें, जिसके निजीकरण की बात कर रहे हैं, उस पर निर्भर है। तो जब इस कंपनी ने देखा कि यहाँ पे तो 80% लोगों के पास खुद के ही पानी के सिस्टम है, तो कौन खरीदेगा, हमें मुनाफा कम होगा। तो उन्होंने क्या किया कि नगर निगम के पानी के साथ साथ में, मतलब जो म्यूचुअल पानी है उसके साथ साथ में बाकी जो पानी के रिसोर्स थे उन्हें भी प्राइवेटाइज कर दिया। जैसे कि झील है, नदी है, वर्षा का पानी है, सब कुछ निजी कर दिया। हालत तो ये भी हो गई कि जो लोगों के निजी कुएं थे उन पे भी सरकारी ताले लगा दिए गए कि आप अपने कुएं का पानी नहीं ले सकते। अगर आप अपने कुएं का पानी पीना चाहते हैं तो आपको इस कंपनी को पैसा चुकाना पड़ेगा। एक और भी समस्या थी उनके पास में। वो समस्या थी स्थानीय कंपनियां, जिनके पास में कुछ टेंडर्स थे, कुछ तरीके से अधिकार थे कि स्थानीय लोगों को पानी भेज सकती। लेकिन वो है क्या कि जब निजीकरण किया गया तो निजीकरण कंपनियों ने कहा कि भाई ये जब तक कंपनियां रहेंगी हमको पूरा मुनाफा नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? पूरा मुनाफा, और पूरा मुनाफे के लिए क्या करना पड़ेगा? स्थानीय कंपनियों पे भी प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। तो स्थानीय कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंध लगा के उन्हें बंद कराया गया। किसी तरीके से अलग अलग मोड्स लाए गए और उन उन कंपनियों को क्रिपल करके खत्म कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये स्थानीय कंपनियां सरकार की नजर में लूटने वाली थी। मतलब ये वो कंपनियां थी जो सरकार को कम पैसा देती थी और खुद ही मुनाफा ज्यादा रखती थी। तो बेटर है कि इनको भी खत्म कर दिया जाए। जब ये सब कुछ हो जाता है तो इसके बाद आती है असली स्टोरी, असली कहानी। कहानी क्या आती है कि पानी की जो मूल्य होते हैं उनमें 400% की वृद्धि कर दी जाती है। जो पानी पहले लोग फ्री में पी रहे थे, अब उसी पानी को अपने ही कुएं से पानी लेने के लिए आपको 400 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। एक गरीब, वहां पे बोलीविया एक बहुत ही लो इकोनॉमिक कंपनी है, काफी कंट्री है, काफी कम संसाधन वाली कंट्री है, काफी कम। वहां पे मोस्टली लोग जो गरीब हैं, उन गरीब की जो मंथली आय अगर 5,000 रुपए है तो उनको कम से कम 2,000 रुपए केवल पानी पीने के लिए चुकाना पड़ेगा। आप समझिए, आपकी सैलरी 5,000 है और आपको 2,000 रुपए केवल और केवल पानी पीने के लिए चुकाना पड़ेगा। लोगों ने कपड़े धोने बंद कर दिए, लोगों ने नहाना बंद कर दिया, लोग एक ही समय पानी पी रहे थे। लोग जो है पानी को, लोग कपड़े भी नहीं धुल रहे थे, हालत ये थी, और लोग पानी के लिए मोहताज हो जाते हैं। हालत ये होती है कि लोग गंदा पानी पीने, जो नाले से निकलता पानी है, इससे पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। जब सरकार को ये पता चलता है कि लोग गंदा पानी या नाले का पानी पी रहे हैं, तो लोग, जो सरकार है या फिर जो कंपनी है, वो सरकार के साथ मिलकर जितनी भी नाली होती, जितने भी नाले होते हैं, नदियां होती हैं, जिन जगह पर पानी की बहुतायत थी, जहां पर पानी मौजूद था, उस जगह पर आर्मी लगा दी जाती है ताकि लोग ये पानी ना पीकर उनका खरीदा हुआ पानी पिए। ये मैं कोई फिल्मी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, दिस इज एक्चुअल स्टोरी जो हैपन हुई है 1999 से लेकर 2000 के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं। नादों पर भी सेना लगाई जाती है और लोगों को पानी, मतलब उस पानी को खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। लोग, अब जब इस तरीके से चीज चलती रहती है तो ये क्राइसिस धीरे धीरे बढ़ने लगती है और लोग जो है विद्रोह पर उतर आते हैं। आप जानते हैं कि जब भी किसी भी चीज की अति होती है, विद्रोह तो होना ही होना है। और लोग क्या करते हैं, वे इस विद्रोह में हथियार उठा लेते हैं। इस पहला जो विरोध होता है, उसका जो पहला संगठन होता है, उसका नाम होता है फेब्राइल्स। फेब्राइल्स वहां का एक स्थानीय संगठन होता है जो एक कंपनी में
एक छोटी सी कंपनी होती है, उनके कर्मचारियों का संगठन होता है। ये संगठन सबसे पहले आवाज उठाता है और जब ये संगठन सबसे पहले आवाज उठाता है तो उसके साथ में लोग मिलते जाते हैं, क्योंकि हर कोई इस पानी की समस्या से परेशान था। इवन हालत कुछ समय के बाद ये भी होती है कि जो सरकार के समर्थक थे वो भी इसके विरोध में अपनी आवाज उठाने लगते हैं और पूरा देश एक सड़कों पर आ जाता है। और जब पूरा देश सड़कों पर आता है तो ऐसे में लोग हथियार उठाने लगते हैं, पब्लिकली आर्मी से लड़ने लगते हैं, उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, हालत बिगड़ने लगती है। जब हालत बिगड़ने लगती है तो पूरा विश्व इसको जो देख रहा होता है वो इसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करता है। और उस क्रिटिसिज्म में एक और भी बड़ी कंपनी आती है, एक बड़ा संगठन आता है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मतलब क्या है? दिस इज ऑल अबाउट यूएनओ, दिस इज ऑल अबाउट अमेरिका। हर जगह इसकी थू-थू होने लगती है और जब ये प्रेशर अमेरिका के ऊपर होता है तो वापस से वो प्रेशर कंपनी के ऊपर डालता है, कंपनियां प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर डालती है और फिर ये जो लड़ाई होती है इसमें चीजें और बढ़ती जाती हैं। सरकार आगे बढ़ती है विद्रोहियों को दबाने के लिए, विद्रोही आगे बढ़ते हैं अपने अधिकारों के लिए। और ये अधिकारों की जो लड़ाई है इसमें हजारों लोगों की जान चली जाती है, पब्लिकली शूटिंग होने लग जाती है और लोग पानी के लिए लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी प्राइवेट कंपनियों के कुएं होते हैं, लोग उनके ताले तोड़ देते हैं, वहां से पानी निकालना स्टार्ट करते हैं, चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं और पूरा का पूरा व्यवस्था जो है वो ठप हो जाती है। यहां पर लगा दिया जाता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ मतलब समझ गए होगे, मैं इमरजेंसी की बात कर रहा हूं। इमरजेंसी लगा दी जाती है और ऐसे करके लगातार 4 बार प्रोटेस्ट किया जाता है, 4 बार लोग उठकर खड़े होते हैं और इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। ठीक है, फिर फाइनली में क्या होता है? फाइनली में 2000 के अराउंड में इसको वापस ले लिया जाता है। जब अंतरराष्ट्रीय प्रेशर पड़ता है, अंतरराष्ट्रीय जो है वो इनके ऊपर दबाव आता है, तो सरकार विद्रोहियों जो जो प्रोटेस्टर्स थे, जो आंदोलनकारी थे, उनके दबाव में, अंतरराष्ट्रीय दबाव में और अन्य कंपनियों के दबाव में भी इस प्रस्ताव को, निजीकरण के प्रस्ताव को वापस ले लेती है और पूरे के पूरे पानी को वापस से नगर निगम, जो कि सरकारी जो वितरण थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनको सौंप देती है। इस स्टोरी से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली चीज जो सीखने को मिलती है वो ये है कि निजीकरण किसी ऐसी चीज का जो आपके दैनिक क्रियाकलापों को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है, बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकती है, क्योंकि मुनाफा लोगों को, कंपनियों को, सरकारों को अंधा बनाता है। दूसरी चीज, जब आपके अधिकारों की बात आए तो आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए। अगर बोलिविया के लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो आज वो उसी पानी के लिए, जो उनका खुद का पानी है, जो बारिश का पानी है, उसके लिए पैसे चुका रहे होते और पैसा 2-4 रुपए नहीं होता, हजारों होता। और इस तरीके के मेडल वर्ल्ड बैंक और उनकी कुछ सहयोगी कंपनियां जो मुनाफे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, पूरे विश्व में इस तरीके के मॉडल आपको देखने को मिलते। हो सकता है बोलिविया, हो सकता है परेग्वे, हो सकता है इंडिया का कोई शहर, हो सकता है पाकिस्तान का कोई शहर, श्रीलंका का कोई शहर, हो सकता है पूरे पूरे विश्व में इसी तरीके का सिस्टम लाया गया होता अगर बोलिविया के लोगों ने अपनी आवाज नहीं उठाई होती। राइट, तो एक स्टोरी है, एक बढ़िया सी स्टोरी है, मुझे लगा कि आपको बताइए, पता होना चाहिए। एक बढ़िया सी स्टोरी थी 1999 से 2000 के बीच की घटना है। 4 लगातार आंदोलन होते हैं और इन्हीं आंदोलन से एक क्रांति उठती है जो हमें कोई ना कोई सबक देती है। इस कहानी को पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक भी पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी, बट एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक में ये आपको कहानी मिल जाएगी। विस्तार से पढ़ने के लिए आप अलग अलग रिसोर्स ले सकते हैं, मैंने बहुत सारे रिसोर्स को लेकर ये कहानी आपको बताई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का, वो मेरा कोड यूज कर सकते हैं योगेंद्र, इससे मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट और आप सारे के सारे जितने भी कोर्सेज हैं उन्हें अवेल कर सकते हैं सेम प्राइस पर, सेम अमाउंट पर। लेकिन कोड डालते ही ये अमाउंट आपका कम हो जाएगा। ये इसमें 780 रुपए कम हो जाएंगे, इसमें 650 रुपए कम हो जाएंगे, तो ये अमाउंट आपको सस्ता पड़ेगा। फ्री क्लास देखने के लिए भी आप यही कोड यूज कर सकते हैं योगेंद्र, ये मेरा इनवाइट कोड भी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू और बाय बाय। देखते रहिए और बने रहिए लेट्स क्रैक एसएससी रेलवे पर। जय हिंद।